सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आपका दोस्त विपिन अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं, जहां पर आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थानी चित्रकला के विषय में। तो दोस्तों, राजस्थानी चित्रकला के बारे में आप लोगों ने कुछ ना कुछ पढ़ा होगा, बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, बहुत सारे नोट्स पढ़े होंगे, ठीक है। लेकिन आज हम पॉइंट टू पॉइंट इस विषय में बात करने वाले हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें। वीडियो हो सकता है कि थोड़ी लंबी हो जाए या इसके 2-4 पार्ट भी बन सकते हैं, तो शुरू से आखिर तक आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। आई होप कि आप सभी लोगों को कुछ नया ज़रूर मिलेगा। और ये जो वीडियो है यूपी, टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम राजस्थानी चित्रकला। राजस्थानी चित्रकला अब देखिए, राजस्थानी जो चित्रकला है ये क्या है, कहाँ पे इसका जन्म हुआ। जैसे कि आप सभी लोगों को स्क्रीन पर लिखा हुआ भी नज़र आ रहा होगा या नाम से ही पता चल जाता है कि राजस्थानी चित्रकला कहाँ की है। तो ये राजस्थान की है। कहाँ की? राजस्थान, ठीक है। हमारे भारत में एक प्रदेश पड़ता है राजस्थान। यहाँ की बेसिकली ये चित्रकला है। और ये चित्रकला दो चित्रकलाओं को, मतलब दो शैलियों को मिलके बनी थी, जो कि मुगल शैली और राजपूत शैली या इसको हिंदू शैली भी बोलते हैं, ठीक है। हिंदू शैली, भारतीय शैली, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थानी शैली किन दो शैलियों का मिश्रण है, तो आप मुगल शैली, या तो वहाँ पर राजपूत शैली आएगा, या हिंदू शैली आएगा, या भारतीय शैली आएगा। इन तीनों में से कोई भी एक शैली का नाम आएगा और साथ में मुगल शैली का नाम आएगा। तो जहाँ पर भी मुगल शैली या इन तीनों में से कोई एक शैली का नाम लिखा हुआ हो, आप आंखें बंद करके उस पर राइट का निशान लगा दोगे और वही आंसर हमारा सही होगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम राजस्थानी शैली की एक जन्म के विषय में, ठीक है। ये इसका जन्म कब हुआ, ये इसका विकास कब हुआ, कब इसकी शुरुआत हुई, कब से कब तक का इसका समय था, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो इसका जो समय था वो आप लिख लीजिए, 1600 ईस्वी से लेकर 1850 ईस्वी, ठीक है। 1600 ईस्वी से लेकर 1850 ईस्वी तक का इसका समय था। या फिर शताब्दी में अगर पूछे तो 16वीं शताब्दी, ठीक है। 16वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक, ठीक है। 19वीं शताब्दी तक, 16वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक का इसका टाइम पीरियड रहा है। अब इसको देखिए, राजस्थानी जो चित्रकला है इसको एक अन्य नाम से और जानते हैं। इसका एक और नाम है राजस्थानी चित्रकला का, तो इसका दूसरा नाम है श्रृंगारिक कला शैली, ठीक है, या श्रृंगारिक चित्रकला। श्रृंगारिक चित्रकला शैली या चित्रकला जो भी है, ठीक है। या इसी को राजपूत कला के नाम से भी जानते हैं, राजपूत कला शैली, ठीक है। इसको श्रृंगारिक चित्रकला शैली, राजस्थानी चित्रकला शैली या फिर राजपूत कला शैली या चित्रकला शैली के नाम से भी जानते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए, आई होप कि आप सब लोगों ने ये सब चीज़ें लिख ली होगी।
चलिए अब हम बात करते हैं इसके नामकरण के विषय में। ठीक है, हम बात करते हैं इसके नामकरण के विषय में। जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि इसका जो नामकरण एक स्वामी या आनंद कुमार स्वामी, ठीक है, 1916 में आनंद कुमार स्वामी, इन्होंने इसको ना एक नाम दिया था, पहले ये समझ लीजिए आप। इन्होंने इसको एक नाम दिया और नाम क्या था, राजपूत शैली। ठीक है, इन्होंने इसको क्या नाम दिया, राजपूत शैली के नाम से इन्होंने इस चित्रकला शैली को संबोधित किया। अब देखिए, राजपूत शैली जो थी वो भी आगे चलकर दो भागों में बट गई। ठीक है, कौन कौन सी, एक तो राजस्थान के राजपूताना से, और इसका ये जो राजपूत शैली थी ये कहाँ से कहाँ तक फैली थी। तो राजस्थान जो था, राजस्थान के राजपूताना से लेकर और हिमालय की पहाड़ियों तक। ठीक है, हिमालय की पहाड़ी तक ये फैला हुआ था इसका जो क्षेत्र था इस चित्रकला शैली का। और ये लगभग इन दोनों के बीच में जो है लगभग 200 वर्षों का अंतर था। ठीक है, चलिए अब इसको देखिए किस किस नाम से जानते हैं इस राजस्थानी चित्रकला को हम किस किस अन्य नामों से और जानते हैं। तो इसको हम राजस्थानी शैली, राजपूत शैली, राजपूताना शैली, श्रृंगार शैली, ये मैंने आप लोगों को सब ऊपर बता ही दिया है। ठीक है, अब ये किस संप्रदाय से संबंधित थी। ठीक है, इसका विषय क्या था, तो इसका विषय जो है वो हिंदू देवी देवताओं, मतलब हिंदुज़्म के ऊपर था बेसिकली। ठीक है, ये हिंदू धर्म से संबंधित थी, हिंदू धर्म से संबंधित, मतलब इसमें जो है विष्णु, कृष्ण और विशेष करके कृष्ण से संबंधित, कृष्ण की रासलीला, कृष्ण का जन्म, कृष्ण का जो भी क्रियाकलाप हुए, कृष्ण ने जो भी काम किए, मतलब उनसे रिलेटेड जो है इसमें चित्र बने। विशेष करके कृष्ण के जीवन पर आधारित इस चित्रकला में सबसे ज़्यादा चित्र बने इस चित्रकला शैली में। ठीक है, तो और ये उपासक क्या थे, इस जो ये चित्रकला शैली थी इसके जो राजा महाराजा थे ये किसके उपासक थे, तो ये विष्णु और कृष्ण। ठीक है, विष्णु और कृष्ण के क्या थे, उपासक थे। ठीक है, यहाँ के जो राजा महाराजा थे वो क्या थे, विष्णु और कृष्ण के उपासक थे। देखिए एक एक पॉइंट जो है मैं आपको बताता जा रहा हूँ, आप उसको नोट डाउन करते रहिएगा, उसको लिखते रहिएगा, क्योंकि यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि राजस्थान जो मैं यहाँ पर अब तक मैंने बताया आपको, केवल इतने में से ही एक या दो क्वेश्चन ना आए हो राजस्थानी चित्रकला से। आप कोई भी पुराना पेपर उठाकर देखिए, आपको मिल ही जाएगा कि राजपूत शैली किस धर्म से संबंधित है, राजपूत शैली में या राजस्थानी शैली में किस देवता का सबसे ज़्यादा चित्रांकन हुआ है, या फिर ये कहाँ की है, इसका समय क्या है। तो ये हर बार पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो एक एक पॉइंट आप लोग नोट करते रहिएगा। और आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो लोग प्लीज़ चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और बेल आइकन दबा लें ताकि हमारी वीडियो की अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। और जो लोग पुराने हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करें, तभी आप लोगों को वीडियो देखने का आप लोगों को क्या बोलते हैं उसको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि एक एक पॉइंट आप लोगों की समझ में आएगा, कोई भी पॉइंट आपसे छूटे ना। इसलिए शुरू से आखिर तक ज़रूर देखा करें वीडियो, और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें जो लोग तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर कोई पैसा नहीं लिया जाता आप लोगों से, फ्री में पढ़ाई कराई जाती है। तो आप लोग शुरू से आखिर तक वीडियो को ज़रूर देखें, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करके जाए। अगर आप लोगों को कुछ डाउट्स है या आप लोगों को कुछ सुझाव देने हैं तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि हम क्या क्या सुधार कर सकते हैं। आपकी राय हमारे लिए सर्वोपरि होगा। चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं, अपनी क्लास को लेकर चलते हैं आगे। तो अब हम लोगों ने देख लिया कि ये किसके उपासक थे, ये विष्णु और कृष्ण के उपासक थे, और इसलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा चित्र भी विष्णु और विशेष करके कृष्ण और कृष्ण के जीवन पर आधारित हैं। चलिए अब देखिए, ये जो राजस्थानी चित्रकला थी ये विशेषकर 4 भागों में बटी हुई थी। ठीक है, राजस्थानी जो चित्रकला थी ये 4 भागों में बटी हुई थी। राजस्थानी चित्रकला, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसकी पार्ट कर लेते हैं और इसको देखते हैं आगे। चलिए अब देखिए, इसमें सबसे पहली जो चित्र शैली आती है वो आती है मेवाड़ शैली। मेवाड़ शैली। दूसरी आती है मारवाड़ शैली, या फिर इसी को जोधपुर शैली भी बोलते हैं। जोधपुर शैली, यहाँ पर कॉलम बना लेते हैं। ठीक है, मारवाड़ शैली नंबर 1 मेवाड़ शैली, नंबर 2 मारवाड़ शैली, नंबर 3 है हमारी ढूंढार शैली, ढूंढार शैली, और नंबर 4 पर आती है हमारी हड़ौती शैली। ठीक है, मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, ढूंढार शैली और हड़ौती शैली। अब देखिए, इनकी भी कुछ उप शैलियाँ हैं। ये 4 शैली तो मुख्य शैली थी राजस्थानी चित्रकला में। अब इन्हीं की 4-4 या 5-5 जो है वो उप शैलियाँ हैं, और बहुत महत्वपूर्ण है। वहीं से सवाल पूछे जाते हैं। मेवाड़, मारवाड़, ढूंढार, हड़ौती, इनसे बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन इनकी जो उपशैलियाँ हैं उनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर बार पूछे जाते हैं। तो कौन कौन सी थी, चलिए देखते हैं हम। अब इनकी उपशैलियों के विषय में बात कर रहे हैं हम। तो नंबर 1 उदयपुर, नाथद्वारा, नंबर 3 शाहपुर, और नंबर 4 देवगढ़। ठीक है, उदयपुर, नाथद्वारा, शाहपुर और देवगढ़, ये जो 4 शैलियाँ थी ये मेवाड़ शैली की उपशैलियाँ थी। अब बात करते हैं हम मारवाड़ चित्रकला के विषय में। मारवाड़ चित्रकला की जो उपशैलियाँ थी या जोधपुर शैली की जो उपशैलियाँ थी उनके विषय में बात करते हैं। नंबर 1 बीकानेर, नंबर 2 अजमेर, नंबर 3 किशनगढ़, और नंबर 4 नागौर शैली।
ठीक है, तो ये चार जो शैलियाँ थी ये मारवाड़ शैली की उपशैलियाँ हैं, बीकानेर, अजमेर, किशनगढ़ और नागौर शैली। अब बात करते हैं हम ढूंढार शैली के विषय में। तो ढूंढार शैली की जो उपशैलियाँ हैं वो जयपुर, अलवर शैली, सॉरी, नंबर 3 उनियारा, नंबर 4 शेखावटी और नंबर 4 आमेर, नंबर 5 आमेर। ठीक है, ये 5 शैलियाँ जो थी वो ढूंढार शैली की उपशैलियाँ हैं। अब बात करते हैं हम हड़ौती शैली के विषय में। अब बात करते हैं हम हड़ौती शैली के विषय में। हड़ौती शैली की उपशैलियाँ कौन कौन सी हैं? तो नंबर 1 कोटा, नंबर 2 बूंदी, नंबर 3 झालावाड़ और नंबर 4 दुगारी। वैसे तो ज़्यादातर झालावाड़ तक ही पूछा जाता है, लेकिन इसे भी आप नोट कर लीजिएगा, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं इसको। राजस्थानी चित्रकला शैली जो है वो 4 भागों में डिवाइड है। नंबर 1 मेवाड़ शैली, नंबर 2 मारवाड़ शैली, नंबर 3 ढूंढार शैली और नंबर 4 हड़ौती शैली। अब देखिए इनके भी कुछ उपशैलियाँ हैं जिसके विषय में हम बात करेंगे कि कौन कौन सी वे उपशैलियाँ हैं। तो मेवाड़ की जो उपशैलियाँ हैं वो 4 हैं। नंबर 1 उदयपुर, नंबर 2 नाथद्वारा, नंबर 3 शाहपुर और नंबर 4 देवगढ़। ठीक है, तो इसको आप शॉर्ट में लिख लीजिए UNSD। ठीक है, मेवाड़ क्या है? UNSD। अब मारवाड़ पे आते हैं, मारवाड़ या जोधपुर शैली। इसकी जो उपशैलियाँ थी बीकानेर, अजमेर, किशनगढ़ और नागौर। बीकानेर, अजमेर, किशनगढ़ और नागौर। अब ढूंढार शैली पर आते हैं। ढूंढार शैली में कौन कौन सी थी? तो ढूंढार शैली में हमारा जयपुर, अलवर, उनियारा, शेखावटी और आमेर। हड़ौती शैली में कोटा, बूंदी, झालावाड़। ये 3 महत्वपूर्ण हैं, कोटा, बूंदी और झालावाड़। नंबर 4 पर आप दुगारी को रख सकते हैं। वैसे इससे बहुत कम सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी आप नोट करके रखिएगा, क्या पता पूछ लें। ठीक है, चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं, आगे चलते हैं हम। तो जो लोग नए हैं भाई चैनल पर, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ज़रूर। ठीक है, ताकि आप लोगों को हमारी वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और वीडियो के साथ साथ में आपको ये जो PDF नोट्स हैं ये भी मिल जाएंगे, मैं इनको सेव कर लूँगा, तो ये भी आप लोगों को मिल जाएंगे, आप चिंता मत कीजिएगा। ठीक है, वैसे तो जो बेस्ट तरीका है वो यही है कि क्लास में जो कुछ भी पढ़ाया जाए आप उसको साथ के साथ नोट करते रहिएगा। तो उससे आपको 2 फायदे होंगे, एक तो आपके नोट्स भी बन जाएंगे, दूसरा आपको पता होगा कि हमने कब क्या लिखा और कब क्या क्लास में पढ़ा, तो आपको रिवीजन करने में बहुत अच्छे से मदद मिलेगी। ठीक है, चलिए चलते हैं। अब हम सबसे पहले मेवाड़ शैली के विषय में पढ़ते हैं। मेवाड़ शैली, ठीक है। मेवाड़ शैली राजस्थानी चित्रकला की
सबसे पहली जो शैली थी वो कौन सी थी? राजस्थानी, वो मेवाड़ शैली। यहाँ पर लिख लीजिए सबसे पहली शैली। सबसे पहली शैली जो है राजस्थान चित्रकला की। ठीक है, राजस्थानी चित्रकला की सबसे पहली शैली है। अब इसमें हम कुछ पॉइंट्स को देखेंगे, तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को देखेंगे हम। देखिए, जो मेवाड़ शैली थी ये किस राजवंश में ये पनपी? तो ये सिसोदिया। ठीक है, सिसोदिया राजवंश। अब दिल्ली के जो शिक्षा मंत्री थे सिसोदिया जी उनके विषय में बात नहीं हो रही है। ये मेवाड़ जो शैली है ये सिसोदिया राजवंश के समय में फली फूली, ठीक है, विकसित हुई। सिसोदिया राजवंश के जो राजा थे उन लोगों का इस शैली को संरक्षण था। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाता है कि किन राजाओं के संरक्षण में मेवाड़ शैली उत्पन्न हुई, पनपी या फिर फली फूली? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सिसोदिया वंश। कौन सा? सिसोदिया वंश। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी लिख देता हूं मैं राजवंश। तो क्या था? सिसोदिया। ठीक है, दूसरा पॉइंट था हमारा स्थिति। जानते हैं इसकी स्थिति कहाँ थी? स्थिति मतलब किस जगह पे ये शैली जो है पनपी? तो दक्षिणी राजस्थान। कौन सा? दक्षिणी राजस्थान। और अगर ये पूछ ले कि किन पर्वत श्रृंखला में या पर्वत श्रेणियों में ये फैली, तो ये अरावली पर्वत श्रृंखला, अरावली पर्वत श्रेणी या पर्वत श्रृंखला। ठीक है, दक्षिणी राजस्थान में अरावली पर्वत श्रेणियों में ये चित्र शैली फली फूली। अब ये विकसित कहाँ कहाँ पे हुई, कौन कौन सी जगह पे विकसित? इसके विकास में किन मतलब जगहों का, मतलब शहरों का या स्थानों का विशेष योगदान रहा? तो चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और उदयपुर। ठीक है, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और उदयपुर, ये तीन स्थान ऐसे हैं जहां पर इसके विकास में विशेष योगदान मिला। इसकी उपशैलियों के विषय में मैंने आप लोगों को बता दिया, लेकिन चलिए उपशैली फिर भी लिख लेते हैं। इसकी जो उपशैलियाँ थी कौन कौन सी थी? UNSD मैंने आप लोगों को बताया था। उदयपुर, नाथद्वारा, शाहपुर और देवगढ़। ठीक है, उदयपुर, नाथद्वारा, शाहपुर और देवगढ़, ये चार इसकी उपशैलियाँ रही। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम इसमें। इसका जन्म जो है वो 1650 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई। शुरुआत जो है इसकी 1650 ईस्वी में हुई। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये शैली ऐसी थी, इस शैली पर मुगल चित्रकला का, मुगल
चित्रकला का सबसे कम प्रभाव है? ठीक है, मेवाड़ चित्रकला शैली पर मुगल चित्रकला का सबसे कम प्रभाव है और सबसे ज्यादा प्रभाव किसका है? इस शैली पर सबसे ज्यादा प्रभाव अपभ्रंश, ठीक है, अपभ्रंश शैली का है। यह क्वेश्चन इस तरह का भी बनता है कि राजस्थानी शैली का जो जन्म है वो किस शैली से हुआ, या किस शैली से मतलब राजस्थानी चित्रकला का जन्म हुआ, या राजस्थानी चित्रकला के जन्म में किस शैली का विशेष योगदान रहा। तो यहाँ पर मैं अलग से लिख देता हूँ, राजस्थानी चित्रकला का जन्म किससे हुआ? अपभ्रंश शैली से। अपभ्रंश शैली से राजस्थानी चित्रकला का जन्म हुआ। ठीक है, तो पहले अपभ्रंश शैली आई, अपभ्रंश शैली से फिर राजस्थानी चित्रकला का जो है विकास और जन्म हुआ। विशेष करके जो मेवाड़ शैली थी उसमें अपभ्रंश का बहुत प्रभाव देखा जा सकता है। और ये शैली, मेवाड़ शैली जो है वो ऐसी शैली है जिसमें मुगल चित्रकला का सबसे कम प्रभाव है। ठीक है, अब बात करते हैं हम कुछ राजाओं के विषय में जो महत्वपूर्ण है। तो जो मेवाड़ का जो शासक था, मेवाड़ का शासक मेवाड़ का शासक कौन था? राणा कुंभा। राणा कुंभा, ठीक है। आप देखिए, राणा कुंभा जो था वो कुछ चीज़ों के लिए फेमस है। ठीक है, किन किन चीज़ों के लिए फेमस है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जो राणा कुंभा का जो समय था वो क्या था? मेवाड़ शैली का स्वर्ण काल था। पहली बात तो मेवाड़ शैली का स्वर्ण काल था। राणा कुंभा का जो समय था वो मेवाड़ शैली का स्वर्ण काल था। अब देखिए, राणा कुंभा जो था वो कुछ चीज़ों के लिए फेमस है। ये वीणा वादक था। ठीक है, इसको साहित्य से और संगीत से और चित्रकला से विशेष प्रेम था। संगीतकार भी था, साहित्यकार भी था और चित्रकला में विशेष रुचि रखता था ये। ठीक है, संगीत प्रेमी या संगीतज्ञ भी बोल सकते हो। लेखक था। ठीक है, अब देखिए इसने कुछ साहित्य लिखे हैं। ठीक है, इसने कौन कौन से साहित्य लिखे हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। संगीत राज ग्रंथ, संगीत राज ग्रंथ, दूसरा संगीत मीमांसा, संगीत मीमांसा, तीसरा था संगीत रत्नाकर, संगीत रत्नाकर, चौथा था सुर प्रबंध,
सुर प्रबंध। पांचवा है रसिक प्रिया। ये इसी के समय में लिखी गई और ये किस पर आधारित है? जयदेव के गीत गोविंद पर आधारित है। जयदेव के गीत गोविंद पर आधारित। ठीक है, रसिक प्रिया जो है ये इन्हीं के समय में लिखा गया और ये जयदेव के गीत गोविंद पर आधारित है। चलिए अब बात करते हैं हम स्थापत्य कला के विषय में। ठीक है, स्थापत्य कला के विषय में बात करते हैं। तो जो मेवाड़ में जो है 85 किलो का दुर्ग था, 32 किलो का निर्माण राजा कुंभा के द्वारा कराया गया। ठीक है, इसमें क्या थे? 85 किले थे, 85 किले थे। कहाँ पर? मेवाड़ में। ठीक है, 85 किले थे मेवाड़ में, जिसमें से लगभग 32 किलो का 32 किले किसने बनवाए? राणा कुंभा ने। ठीक है, 32 किलो का जो निर्माण था वो राणा कुंभा ने कराया। ठीक है, टोटल 85 किले थे उस टाइम पर और जिनमें से 32 किलो का जो निर्माण है वो राणा कुंभा ने बनवाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अब राणा कुंभा ने और क्या क्या काम किए? स्थापत्य कला में ही है। विजय स्तंभ। विजय स्तंभ, इसी को एक नाम से और जाना जाता है, विक्ट्री टावर। ठीक है, कुछ लोग कीर्ति स्तंभ भी मानते हैं, लेकिन कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ दोनों अलग अलग हैं, दोनों ही चित्तौड़गढ़ में हैं। लेकिन कीर्ति स्तंभ जो है वो अलग है, वो जैन जो तीर्थंकर थे उनके लिए बनाया गया था। किसी जैन व्यापारी ने जो है उसको बनवाया था कीर्ति स्तंभ को। लेकिन विजय स्तंभ या विक्ट्री टावर जो है वो राणा कुंभा ने बनवाया था जब उसने विजय हासिल करी थी। ठीक है, तो ये कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में है विजय स्तंभ या विक्ट्री टावर। किसने बनवाया? राणा कुंभा ने है। ठीक है, राणा कुंभा को जो है किसने बनवाया? वो राणा कुंभा ने बनवाया। और इसकी जो हाइट थी, ऊंचाई, इसकी जो ऊंचाई थी वो कितनी थी? 122 फीट। 122 फीट जो है इसकी ऊंचाई थी। और ये क्यों बनवाया गया था? किसके लिए? मतलब इसको बनवाने का क्या कारण था? तो मालवा का एक शासक था, मालवा के शासक जो थे महमूद खिलजी,
महमूद खिलजी को हराकर, ठीक है, और विजय होने के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण कराया। ठीक है, समझ में आया। देखिए, सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो विजय स्तंभ के बारे में पूछा जाता है। हर बार पूछा जाता है कि विक्ट्री टावर या फिर विजय स्तंभ जो है वो कहाँ पर है, तो चित्तौड़गढ़ में है। किसने इसका निर्माण कराया, राणा कुंभा ने कराया। इसकी ऊंचाई कितनी है, 22 फुट है। और ये किसको हराकर या फिर कहाँ का युद्ध जीतकर जो है राणा कुंभा ने इसका निर्माण कराया, तो मालवा के जो शासक थे महमूद खिलजी, उनको हराकर जो है इन्होंने इसका निर्माण कराया था जीत की खुशी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे राजा की तरफ पढ़ते हैं। अब हमारी लिस्ट में जो दूसरे राजा हैं वो हैं राणा उदय सिंह। राणा उदय सिंह ये हमारे दूसरे राजा थे और इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। राणा कुंभा भी इम्पोर्टेंट है, जो मैं लिखवा रहा हूँ वो सभी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कोई भी ऐसा नहीं है कि जहाँ से सवाल नहीं पूछे जाते हैं। तो जो राणा उदय सिंह थे, इन्होंने किस शहर की स्थापना की, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इन्होंने उदयपुर, अपने ही नाम पर उदयपुर नगर की स्थापना करी। और फिर इसी को अपनी राजधानी भी बनाया। ठीक है, राणा उदय सिंह ने जो है उदयपुर का निर्माण कराया, उदयपुर की स्थापना की और इसी को फिर जो है अपनी राजधानी भी बना लिया। ठीक है, अब देखिए इनके समय में ना एक दो काम बहुत महत्वपूर्ण हुए हैं। अब वो क्या क्या हुए हैं इनके समय में, एक तो भागवत पुराण लिखी गई। ठीक है, भागवत पुराण से संबंधित परिजात भागवत पुराण, ठीक है, मतलब ये चित्रित की गई थी। ठीक है, इससे संबंधित जो है परिजात जो अवतरण हुआ है, भागवत पुराण से संबंधित परिजात, दूसरे कलर से लिख देता हूं, परिजात अवतरण। ठीक है, परिजात अवतरण नाम का एक चित्र बनाया। चित्र किसके द्वारा बनाया गया था, नानाराम चित्रकार के द्वारा बनाया गया। ठीक है, भागवत पुराण से संबंधित परिजात जो अवतरण है उसका चित्र किसके द्वारा बनाया गया, नानाराम चित्रकार के द्वारा बनाया गया। ये महत्वपूर्ण है, ये जो मैंने 3-4 पॉइंट लिखवाए इसमें, ये बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ से हमेशा सवाल पूछे जाने की संभावना होती है। चलिए, अब हमारी
लिस्ट में तीसरा नाम आता है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है और आप सब लोग जो है उनको बहुत मानते होंगे, महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप सिंह, राणाओं के राणा, महाराणा। ठीक है, अब इनमें हम कुछ पॉइंट देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट तो देखिए, महाराणा प्रताप के समय में क्या हुआ। महाराणा प्रताप के समय में मेवाड़ शैली पर सबसे पहले मुगल शैली का प्रभाव पड़ा। मुगल शैली का सबसे पहले प्रभाव पड़ा इस पर। ठीक है, जो महाराणा प्रताप थे उन्हीं के समय पर जो है मेवाड़ शैली पर सबसे पहले जो है मुगल चित्रकला का या मुगल शैली का प्रभाव पड़ा। किस पर पड़ा? मेवाड़ शैली पर। अब दूसरा पॉइंट देखेंगे हम इसमें। दूसरा पॉइंट है कि इसमें एक चित्र बना है और बहुत फेमस चित्र है, ढोला मारू। ढोला मारू हर बार पूछा जाता है, हर बार, कोई ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें ढोला मारू का जिक्र ना हो। कोई एक आध एक्सेप्शनल केस है कि कभी ना पूछा जाए, लेकिन हमेशा ढोला मारू के बारे में पूछा जरूर जाता है कि ढोला मारू क्या है, या ढोला मारू के चित्र किसके समय में बने, या ढोला मारू चित्र जो है किस शैली में बने। तो ये किस शैली में बने ढोला मारू चित्र, ये सबसे पहले तो बात की जाएगी। ये महाराणा प्रताप के समय में बने। महाराणा प्रताप के समय में बने। दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, ढोला मारू जो चित्र है वो किस शैली में है? मेवाड़ शैली में इसकी शुरुआत हुई और सबसे ज़्यादा जो चित्र बने हैं शुरुआत हुई और सबसे ज़्यादा कहाँ पर बने? तो जोधपुर में बने। जोधपुर शैली में बने। ठीक है, शुरुआत कहाँ से हुई? मेवाड़ शैली से हुई और सबसे ज़्यादा जो चित्र बने हैं ढोला मारू के वो जोधपुर शैली में बने हैं। शुरुआत किसके समय में हुई? राणा प्रताप के समय में हुई। और इनका जो विषय था वो क्या था? ठीक है, तो इसमें क्या था, ये ढोला मारू जो है, ढोला मारू, ठीक है, ढोला क्या था? ये मेल था और मारू क्या था? ये फीमेल था। ठीक है, तो इनके बचपन में शादियों का जो चित्रण हुआ है, बचपन में शादी होने का चित्रण, जिसमें दूल्हा और दुल्हन ऊंट के ऊपर बैठे हुए चित्रित किए गए हैं। बैठे चित्रित किए गए हैं। ठीक है, ढोला मारू जो है वो ढोला मेल है, मारू फीमेल है। और इसमें क्या होता था, इसमें जो दोनों की शादी, दूल्हा और दुल्हन की जो है बचपन में शादी करा दी जाती थी
और इनको ऊंट के ऊपर बैठाकर चित्रित किया गया है इसमें, यही ढोला मारू है। ठीक है, इसकी शुरुआत जो है वो मेवाड़ शैली से हुई थी राणा प्रताप के समय में, और सबसे ज़्यादा जो चित्र बने हैं वो कहाँ पर बने हैं, वो उदयपुर में बने हैं। चलिए 1 घंटे की वीडियो करके इसको समाप्त करेंगे हम, अभी पौना घंटा हो चुका है। अब देखिए मेवाड़ कला का जो है, अब यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण बता रहा हूँ, यहाँ पर क्वेश्चन के रूप में लिख लेना आप। मेवाड़ कला का स्वर्ण काल, मेवाड़ कला का स्वर्ण काल किसके समय में हुआ, और मेवाड़ चित्रकला, मेवाड़ चित्रकला चित्रकला का स्वर्ण काल, मेवाड़ चित्रकला का स्वर्ण काल किसके समय में था। मेवाड़ चित्रकला का जो स्वर्ण काल था वो राणा जगत सिंह के समय में था, ना कि राणा उदय सिंह। ठीक है, तो राणा उदय सिंह की जगह आप राणा जगत सिंह कर लेना, राणा जगत सिंह यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। मेवाड़ चित्रकला का स्वर्ण काल, मेवाड़ चित्रकला का स्वर्ण काल किसके समय में था, राणा जगत सिंह के समय में। अब यहाँ पर हम कुछ पॉइंट देखेंगे। मेवाड़ चित्रकला का स्वर्ण काल, दूसरा पॉइंट है मेवाड़ शैली अपने चरमोत्कर्ष पे थी, मेवाड़ शैली अपने चरमोत्कर्ष, मेवाड़ शैली अपने चरमोत्कर्ष पे थी। तीसरा पॉइंट है इसमें कुछ प्रमुख चित्रकार थे, इसमें 3 प्रमुख चित्रकार हुए हैं। निसारदीन, साहबदीन और तीसरा मनोहर। ठीक है, आप देखिए इन्होंने ना कुछ चित्र श्रृंखलाएं बनाए हैं या चित्र बनाए हैं, ग्रंथों को चित्रित किए हैं इन्होंने। तो कौन कौन से ग्रंथ चित्रित करे थे। निसारदीन ने किसका, रागमाला का चित्रण किया, साहबदीन ने भागवत पुराण का चित्रण किया और मनोहर ने रामायण का चित्रण किया। ठीक है, निसारदीन ने रागमाला का चित्रण किया, साहबदीन ने भागवत पुराण का चित्रण किया और मनोहर ने रामायण का चित्रण किया। ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये तीनों के बारे में हमेशा पूछा जाता है कि रागमाला का चित्रण किसने किया, भागवत पुराण का चित्रण किसने किया या फिर रामायण का चित्रण किसने किया राजस्थानी चित्रकला शैली में।
और ये भी पूछा जाता है कि रागमाला का चित्रण किस शैली में हुआ, भागवत पुराण का चित्रण किस शैली में हुआ, या रामायण का चित्रण किस शैली में हुआ। तो आप ध्यान रखिएगा, इन तीनों का जो चित्रण है वो मेवाड़ शैली में हुआ। किस शैली में? मेवाड़ शैली में हुआ। अब ये तो था सारा कुछ मेवाड़ शैली के विषय में। अब हम इसकी कुछ उपशैलियाँ जो हैं वो उपशैलियों के विषय में पढ़ेंगे, लेकिन आज टाइम ज़्यादा हो चुका है, लगभग 1 घंटा हो चुका है क्लास को। तो हम इसकी जो उपशैलियाँ हैं वो हमारी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। उपशैलियाँ। आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जो चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि आपके जो दोस्त हैं जो तैयारी कर रहे हैं उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके और वो भी जो हमारे द्वारा पढ़ाया गया है उसको नोट डाउन कर सके